डियर स्टूडेंट, वेलकम टू ऑल। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग क्लास 10th यूपी बोर्ड की सोशल साइंस पढ़ रहे हैं और साइंस दोनों की क्लासेस आपके यहाँ पे इस चैनल पे रेगुलेट कराई जाती हैं। आपको मैंने वादा किया है कि आपके एग्जाम से पहले सोशल साइंस और साइंस के समस्त वीडियो और समस्त चैप्टर को हम आपका कंप्लीट करवाएंगे, उसके नोट्स को आपको प्रोवाइड कराएंगे और आपको उसकी तैयारी कराएंगे। दो सब्जेक्ट की हम बात कर रहे हैं, सोशल साइंस और साइंस की। ठीक है, तो बात कर रहे थे यहाँ पे संसाधन की। संसाधन में जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था, अगर आप नहीं देखें जरूर देख लीजिए। संसाधन की बात कर रहे थे। संसाधन हमारे यहाँ दो प्रकार के होते हैं। एक जो प्रकृति प्रदत्त होते हैं, जो प्रकृति द्वारा दिए जाते हैं, उसे हम प्राकृतिक कहते हैं। और जो मानवीय होते हैं, जैसे कि मनुष्य द्वारा बनाए जाते हैं, कृत्रिम होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? मानवीय कहते हैं। ठीक है, जो प्राकृतिक जो संसाधन होते हैं, प्राकृतिक संसाधन में दो प्रकार के संसाधन आते हैं। एक नवीकरणीय योग्य होते हैं, एक अनवीकरणीय योग्य होते हैं। नवीकरणीय मतलब जिसे दोबारा से फिर नया किया जा सकता है। एक अनवीकरणीय योग्य होते हैं जिसे दोबारा से फिर नया नहीं किया जा सकता। मतलब एक बार अगर उनका उपयोग कर लेते हैं तो वो क्या होते हैं? नष्ट हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। ठीक है, दूसरा है आपका, उसके बाद नवीकरणीय को भी दो भागों में बांट दिया गया, सतत और जैव। जैव के अंतर्गत आपका कौन आता है? वनस्पतियां आती हैं, प्राकृतिक वनस्पतियां और वन्य जीव आते हैं। एक एक करके हम सबके बारे में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और वीडियो को पूरा देख के जाइएगा, अपने दोस्तों को शेयर करके जाइएगा और कैसा लगा वीडियो एक कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो स्टार्ट करें। हम उसके पहले थोड़ा सा जूम कर लेते हैं ताकि आप स्पष्ट रूप से इसे देख सकें। तो आज की हेडिंग है आपकी संसाधनों के प्रकार। क्या है? संसाधनों के प्रकार। तो यहाँ पे आप जाएंगे संसाधनों के प्रकार में। पहला प्रकार आपका उत्पत्ति के आधार पे। उत्पत्ति के आधार पे संसाधनों के प्रकार को बांटा गया है। तो इसमें पहला है आपका जैव संसाधन। जैव मतलब ही होता है लिविंग थिंग्स, और लिविंग थिंग्स का मतलब होता है क्या? लिविंग थिंग्स का मतलब क्या होता है? सजीव, जिसके अंदर जीवन पाया जाता है। ठीक है, तो इन संसाधनों की प्राप्ति जैव मंडल से होती है। कहाँ से होती है? जैव मंडल। मतलब जितने जैव होते हैं, जितने लिविंग थिंग्स होते हैं, उनको जैव मंडल से उनकी प्राप्ति होती है। जैव मंडल से उनकी प्राप्ति होती है और इनमें जीवन व्याप्त होते हैं, इनमें जीवन पाए जाते हैं। ठीक है, ये जीवन पाए जाने वाले जीव होते हैं। जैसे कि मनुष्य के अंदर जीवन पाया जाता है। जब मैंने बायोलॉजी पढ़ रहे थे हम लोग, तो बायोलॉजी में हमने आपको बताया था कि मनुष्य, वनस्पतियाँ, प्राणी, मत्स्य जीवन, ये जितने लोग हैं, ये सबके अंदर जीवन पाया जाता है। क्योंकि अपने ये जो मेटाबॉलिक क्रियाएं होती हैं, जो इनके अंदर की क्रियाएं होती हैं, जैसे सांस लेना, डाइजेशन करना, गति करना, वृद्धि करना, अपनी क्या करते हैं, जीवन जीने की कला रखना, अपनी ऊर्जा रखना, ये समस्त चीज़ें को क्या बताती हैं कि कोई पदार्थ जीवित है या कोई वस्तु जीवित है या कोई व्यक्ति जीवित है या नहीं है, इस बारे में वर्णन करती है। तो जो जैव समाज होता है, जैव समाज या जैव संसाधन के रूप में कौन कौन से आते हैं? तो मनुष्य क्या है? एक जैव संसाधन है। वनस्पतियां क्या है? जैव संसाधन है। प्राणी जितने हैं वो सभी क्या है? जैव संसाधन है। उसी के बाद बात करते हैं मत्स्य, मछलियां जो जैव संसाधन। और पशुधन, पशुधन में आपके समस्त पशु आ जाते हैं, चाहे वो आपके गाय, भैंस, बकरी, घोड़ा, हाथी, सभी इसके अंतर्गत आ जाते हैं। ठीक है, अजैव संसाधन की बात कर लेते हैं। ऐसे संसाधन जो निर्जीव पदार्थों यानी निर्जीव वस्तुओं के बने होते हैं, ऐसे पदार्थों को अजीव संसाधन कहते हैं, अजैव संसाधन कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? अजैव संसाधन कहते हैं। वो किसके बने होते हैं? निर्जीव वस्तुओं के बने होते हैं। जैसे कि चट्टाने हैं और धातुएं हैं। जैसे कि क्या है? चट्टाने हैं और धातुएं हैं। धातुएं क्या होती है? जैसे लोहा है, तांबा है, सोना है। ठीक है, जब हम लोग विज्ञान में मेटल और नॉन मेटल पढ़ेंगे तो वहाँ पे आपके धातुएं और अधातुएं एक चैप्टर है, तो वहाँ पे धातुओं अधातुओं के बारे में, उनके अलग अलग गुणों के बारे में पढ़ते हैं। जैसे कि जो धातु होते हैं उसमें चमक पाई जाती है, जो धातु होते हैं उसमें सोनरिटी मतलब आवाज़ करने की क्षमता पाई जाती है, जो धातु होती है वो विद्युत की चालक होती है। इन सभी चीज़ों के बारे में हम लोग विज्ञान में स्टडी करेंगे। बहरहाल यहाँ पे आपको ये समझना है कि निर्जीव पदार्थ होते हैं जैसे कि चट्टाने और धातुएं। ठीक है, समाप्यता के आधार पर, समाप्यता के आधार पर अगर हम बांट दें जीवों को, तो जीव जो संसाधन है वो दो प्रकार के होते हैं, नवीकरणीय योग्य संसाधन और कौन होते हैं? अनवीकरणीय योग्य संसाधन। कौन से? नवीकरणीय योग्य संसाधन और अनवीकरणीय योग्य संसाधन। वक्त नहीं गंवाना है, चैनल को सब्सक्राइब करिए। आपको लगातार पढ़ना है, 10 ही मिनट पढ़ना है, 15 मिनट पढ़ना है, लगातार पढ़ना है। अगर आपने वो नहीं देखा है कि ऑनलाइन शिक्षा से पढ़ रहे हैं, सेहत पे बुरे असर, तो उस वीडियो को जरूर देखिएगा। उस वीडियो में आपके लिए बहुत बड़े सुझाव दिए गए हैं जो आपको मानना और जानना जरूरी है। तो आपको वहाँ पे समझ में आएगा कैसे आप अपने ज़िंदगी के शिखर पे बढ़ सकते हैं, आप शिक्षा भी ले सकते हैं, स्वस्थ भी रह सकते हैं। तो इसके बारे में आपको वहाँ पे बताया गया है। आप उस वीडियो को जरूर देखिएगा। बहुत सारे वीडियो
वीडियो हैं, लेकिन मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूँ वह वीडियो देखने के लिए। उस वीडियो में आपके जीवन से जुड़े हुए बहुत महत्वपूर्ण घटनाएं हैं, बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जो आपको जानना बहुत बेशक ज़रूरी है इस समय जब आप ऑनलाइन एजुकेशन ले रहे हैं। तो वीडियो जरूर देखिएगा। नीचे हम डिस्क्रिप्शन में आपके लिंक दे देंगे, लिंक से भी आप उसे देख सकते हैं। तो बात कर रहे थे यहाँ पे नवीकरणीय योग्य संसाधन। नवीकरणीय योग्य संसाधन किसे कहते हैं? वे संसाधन जिन्हें भौतिक, रासायनिक या यांत्रिक प्रक्रियाओं द्वारा नवीकृत या पुनः उत्पन्न किया जा सकता है। नवीकृत करने के मतलब दोबारा से, उन्हें दोबारा से उत्पन्न करने से, किससे? दोबारा से उत्पन्न करने से संबंधित है। ठीक है, तो उन्हें दोबारा से हम उत्पन्न कर सकते हैं। जैसे इन्हें नवीकरणीय योग्य अथवा पुनः पूर्ति योग्य संसाधन कहा जाता है, यानी दोबारा से ये पूर्ति के लिए उपयोग हो जाते हैं। इन्हें पूर्ति योग्य संसाधन भी कहा जा सकता है। उदाहरण की अगर बात करते हैं तो उदाहरण जैसे कि सौर तथा पवन ऊर्जा। सौर ऊर्जा आप जानते हैं, सौर ऊर्जा कौन सी होती है? जो सूरज के द्वारा आती है। सूरज से आने वाली ऊर्जा को हम क्या कहते हैं? सौर ऊर्जा कहते हैं। आपको पता है कि आपके घर पे जो सौर ऊर्जा के प्लेट लगी होंगी, अगर नहीं लगी होंगी घर पे तो आप गली में देखे होंगे, अपने मोहल्ले में या गाँव में देखे होंगे, तो सोलर पैनल लगाए गए। सोलर पैनल क्या काम करता है? सूर्य से आने वाली किरणों को किस में बदल देता है? विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। सूर्य से आने वाली किरणों को किस में बदल देता है? विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। और उस विद्युत ऊर्जा से आपकी जो बैटरी होती है वो चार्ज होती है। फिर बैटरी आपके बल्ब के लिए, मोटर के लिए, पंखे के लिए जरूरी होती है। हालांकि रोड पे जो लगाई गई है वो सिर्फ बल्ब को जलाने के लिए लगाई गई हैं। आपने देखा होगा पवन ऊर्जा के बारे में, आपने सुना होगा पवन ऊर्जा के बारे में, आपने देखा होगा कैसे जो है टरबाइन को चलाया जाता है, बड़े बड़े पंख लगाए जाते हैं। आपने गाना भी देखा होगा, जो गाने में गुजरात वगैरह में, गुजरात और राजस्थान में जिस गाने की शूटिंग होती है उस गाने में पीछे बहुत बड़े बड़े पंखे लगाए जाते हैं। वो पंखे लगे होते हैं। पंखे ऐसे नहीं कि ये पिक्चर की शूटिंग के लिए लगाए गए, नहीं, वो पंखे पहले से लगे होते हैं। वहाँ पे पवन चक्कियाँ चलाई जाती हैं, पवन ऊर्जा पैदा की जाती है। ठीक है, तो पवन ऊर्जा के लिए क्या होता है? बहुत बड़े बड़े फैन लगे होते हैं। हवाओं की गति तेज होती है तो फैन चलते हैं, जब चलते हैं तो उससे टरबाइन चलती है, और टरबाइन चलती है तो उससे विद्युत बनाई जाती है। तो ये सब किसके संसाधन है? ये सब ऐसे संसाधन है जो कि नवीकरणीय योग्य संसाधन की श्रेणी में आते हैं। ऊर्जा, जल है, ठीक है, वन है, वन्य जीव है, ये सब क्या होते हैं कि खत्म होते हैं, दूसरा पैदा होते रहते हैं। इससे खत्म होने वाले नहीं, इनका पुनः से चक्रण किया जा सकता है। आप इस बात को समझ पा रहे हैं? इन संसाधनों को सतत अथवा प्रवाह संसाधनों में विभाजित किया गया है। अनवीकरणीय योग्य संसाधन की बात करते हैं। इन संसाधनों का विकास एक लंबे भूवैज्ञानिक अंतराल में होता है। कह रहा है इन संसाधनों का विकास एक लंबे भूवैज्ञानिक अंतराल में होता है, यानी बहुत लंबे समय में इनका विकास होता है। खनिज और जीवाश्म ईंधन, इसके उदाहरण कौन है? खनिज और जीवाश्म ईंधन। खनिज में कौन आते हैं? आपके बहुत सारे मिनरल्स आ जाते हैं, ठीक है। और जीवाश्म ईंधन आप जानते हैं, कोल है, पेट्रोलियम है, ठीक है, उससे केरोसिन ऑयल निकलता है, गैसेस निकलती हैं, सब किसमें आते हैं? जीवाश्म ईंधन के अंतर्गत आते हैं, यानी इनके अंदर जीवों के अंश पाए जाते हैं। तो ये क्या होते हैं? जीवाश्म ईंधन होते हैं। इस प्रकार के संसाधनों के उदाहरण हैं। इसके बनने में लाखों वर्ष लग जाते हैं। इनको बनने में कितने वर्ष लग जाते हैं? लाखों वर्ष लग जाते हैं। इनमें से कुछ संसाधन जैसे कि धातुएं पुनः चक्रीय हैं। कह रहा कुछ धातुएं ऐसे होती हैं जिन्हें पुनः चक्री किया जा सकता है, पुनः से बनाया जा सकता है। लेकिन और कुछ संसाधन जीवाश्म ईंधन अचक्रीय, लेकिन कुछ संसाधन ऐसे हैं जो दोबारा से चक्र के रूप में नहीं आ सकते। एक बार यूटिलाइज कर दिए, एक बार उपयोग कर लिए तो खत्म हो। जैसे कि आपने गाड़ी में पेट्रोल को चलाया, तो गाड़ी में जैसे ही पेट्रोल डाल करके आपने चलाया गाड़ी को, तो पेट्रोल जलेगा, और पेट्रोल जलेगा तो क्या होगा कि वो दोबारा से वो पेट्रोल फिर फार्म नहीं होने वाला है, क्योंकि वो अचक्रीय है और एक बार में वो पेट्रोल खत्म हो जाता है। बात समझ पा रहे हैं? वह एक बार में प्रयोग के साथ ही खत्म हो जाते हैं। उसी तरह से जैसे आपने डीजल को जला दिया तो डीजल धुंध बन करके उड़ गया, और दोबारा आपको डीजल नहीं मिलने वाला है, ठीक है। ये बात समझ गए ना आप? तो ये चीज़ें क्या होती हैं? जीवाश्म ईंधन क्या है? ये अनवीकरणीय योग्य संसाधन है या अनवीकरणीय ऊर्जा के संसाधन हैं। स्वामित्व के आधार पे, स्वामित्व के आधार पे आप जैसा जानते हैं, मैंने आपसे कहा था 10 से 12 मिनट की वीडियो होगी। स्वामित्व के आधार पे तक ही हम लोग पढ़ेंगे, फिर आगे की वीडियो अगले क्लास में करेंगे। तो स्वामित्व के आधार पे जो चीज़ें होती हैं कैसे होती हैं? व्यक्तिगत संसाधन, राष्ट्रीय संसाधन होते हैं, अंतर्राष्ट्रीय संसाधन होते हैं, ठीक है, तो सामुदायिक संसाधन होते हैं। तो चलिए पहले व्यक्तिगत के बारे में पढ़ते हैं। संसाधन निजी व्यक्तियों के स्वामित्व में भी होते हैं। बहुत सारे ऐसे संसाधन हैं जो निजी होते हैं, आपके अपने होते हैं। जैसे आपका कपड़ा मान लेते हैं, तो हालांकि संसाधन नहीं है, लेकिन आपका कपड़ा आपका अपना है ना। उसी तरह से बहुत से किसानों के पास सरकार द्वारा आवंटित भूमि होती जो उसकी खुद की होती है। कहता है मेरे खेत हैं, उसके बाद 1-1 इंच के लिए लड़ाइयाँ होती हैं। इसके बदले में वे सरकार को लगान चुकाते हैं। गाँव में बहुत से लोग भूमि के स्वामी
भी होते हैं और बहुत से लोग भूमिहीन होते हैं। आपने देखा होगा बहुत सारे लोगों के पास बहुत ज़्यादा ज़मीन होती है, बहुत ज़्यादा वो भूमि के स्वामी कह जाते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे मजदूर तबके के लोग हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास भूमि नहीं, या तो उनके पूर्वज ने भूमि को बेच डाला है या उनके पास लगान चुकाने का पैसा नहीं था, जिससे उनकी भूमि क्या हो गई, भूमि को सरकार ने छीन लिया। तो लगान ना चुका पाने की स्थिति में भी भूमि उनकी चली गई। तो ऐसे लोगों को क्या कहते हैं, भूमिहीन कहते हैं। उनके पास खेत नहीं है, बस उनके पास छोटे मोटे झुग्गी झोपड़ी या घर हैं जिससे वो अपने जीवन यापन करते रहते हैं। शहरों में लोग भूखंड, घरों व अन्य जायदाद के मालिक होते हैं। बाग, चारागाह, तालाब और कुओं का जल आदि संसाधनों के निजी स्वामित्व के कुछ उदाहरण है। जैसे कि आपकी बाग होती तो आप कहते हैं मेरी बाग है। चारागाह, आप छोटा सा चारागाह बना लेते हैं, कहते हैं मेरा चारागाह। तालाब, कुआं, ये सब आपके अपने होते हैं। जैसे अब कुआं तो होता नहीं, आपकी नल होती तो आप कहते हैं मेरी नल है, ये मेरा समरसेबल है, ये मेरा ट्यूबवेल है। ठीक है, ये सारी चीज़ें क्या है, मेरा का मतलब क्या है कि वो आपका अपना निजी स्वामित्व है, उसे आप अपना मालिक समझते हैं उस वस्तु के, तो वहाँ पे आपका निजी स्वामित्व माना जाता है। अपने परिवार के संसाधनों की एक सूची तैयार कर सकते हैं, आपके जो परिवार के संसाधन है। ठीक है, उसके बाद आपका आ जाएगा, एक सेकेंड इधर आते हैं, एक सेकेंड बस आपका आने वाला है। हाँ, उसके बाद आपका आता है सामुदायिक स्वामित्व वाले संसाधन। ऐसे संसाधन जो सामुदायिक होते हैं, मतलब पूरे समुदाय के हैं, सभी लोगों के हैं, ऐसे कौन सी चीज़ें होती हैं तो इसके बारे में समझ लेते हैं। वे संसाधन समुदाय के सभी सदस्यों को उपलब्ध होते हैं, जैसे कि गांव के शामिलात भूमि, जो शामिलात भूमि होती है यानी जो गांव के लोगों के द्वारा सम्मिलित की हुई भूमि होती है, जो गांव के समस्त लोगों की सम्मिलित भूमि होती है, उसे शामिलात भूमि कहते हैं। शामिलात भूमि मतलब उसमें सभी जात, धर्म, मजहब और सभी लोग जो एक ग्राम सभा में रहते हैं, एक गांव में रहते हैं, एक पुरवा में रहते हैं, एक विलेज में रहते हैं, उन सभी लोगों के लिए एक ज़मीन बनाई जाती है, इकट्ठा ज़मीन होती है, जो ज़मीन पूरे गांव का सबका स्वामित्व होता है, उसका रख रखाव, उसका बचाव, उसकी सुरक्षा, उसकी देख रेख और पूरे गांव की होती है। जैसे कि उसमें चारण भूमि है, कौन है, चारण भूमि, जहाँ पे पशु चरने जाते हैं। वहाँ पे कौन है, शमशान भूमि, जहाँ पे लोग दफनाए जाते हैं, जहाँ पे लोग जलाए जाते हैं, वो शमशान भूमि। तालाब, जो तालाब होते हैं, गांव के तालाब होते हैं, वो तालाब आप अपना छोटा निजी तालाब भी बना सकते हैं, गांव का सामुदायिक तालाब भी होता है। तो जो निजी तालाब आपका होता है वो छोटा सा होता है, जो गांव का सामुदायिक तालाब होता है वो बड़ा होता है। तो सामुदायिक तालाब, ये सभी चीज़ें कैसी होती हैं, सामुदायिक स्वामित्व के संसाधन होते हैं। और नगरीय क्षेत्रों के सार्वजनिक पार्क, जैसे कि नगरीय क्षेत्रों में अगर बात कर लें, सार्वजनिक पार्क जैसे पार्क है, तो उस पार्क में कोई बाउंडेशन नहीं है कि यहाँ पे मैं जाऊँगा आप नहीं जा सकते हैं, ऐसा है वैसा, ऐसा कुछ नहीं है। सार्वजनिक पार्क वो सबके लिए होता है। ठीक है, पिकनिक स्थल, जहाँ पे आप पिकनिक मनाने जाते हैं, और खेल के मैदान जैसे कि ग्राउंड जो होते हैं, प्ले ग्राउंड होते हैं, वो ग्राउंड सबके लिए, समस्त लोग जा सकते हैं, वहाँ पे बच्चे खेल सकते हैं, आप जाके टहल सकते हैं, व्यायाम कर सकते हैं, वहाँ रहने वाले सभी लोगों के लिए उपलब्ध होते हैं। आप बात समझ गए हैं। आगे बढ़ते हैं, राष्ट्रीय संसाधन की बात करते हैं। तकनीकी तौर पर देश में पाए जाने वाले सारे संसाधन राष्ट्रीय होते हैं। कह रहा है जितने संसाधन पाए जाते हैं वो सभी संसाधन क्या होते हैं, राष्ट्रीय संसाधन के रूप में जाने जाते हैं। देश की सरकार को कानूनी अधिकार है कि वह व्यक्तिगत संसाधनों को भी आम जनता के हित में अधिग्रहण कर सकती है। बहुत सारी ऐसी जमीन होती है जिसे सरकार अधिग्रहित कर लेती है और उस पर किसका निर्माण कर देती है, रोड का, सड़क का, पुल का निर्माण कर देती है। खेत आपका होता है लेकिन वहाँ पे रोड, सड़क, मकान, स्कूल, विद्यालय इत्यादि बनाए जाते हैं, क्योंकि आने वाले समाज के लिए क्या चाहिए, रेलवे लाइन चाहिए, सड़कें चाहिए, नहर चाहिए। ठीक है, तो आपके व्यक्तिगत स्वामित्व की चीज़ें थी, लेकिन वहाँ पे इन चीज़ों का विकास किया गया। क्यों किया गया, क्योंकि उन्हें आपकी आवश्यकता थी। आप बात समझ रहे हैं। शहरी विकास प्राधिकरणों को सरकार ने भूमि अधिग्रहण कर अधिकार दिया है। सारे खनिज पदार्थ, जल संसाधन, वन, वन्य जीव, राजनीतिक सीमाओं के अंदर सारी भूमि और 12 समुद्री मील यानी 22.2 किलोमीटर तक महासागरीय भूक्षेत्र पर पाए जाने वाले संसाधन राष्ट्र की संपदा के रूप में जाने जाते हैं। यानी जितने भी खनिज संसाधन हैं, जितने भी जल संसाधन हैं, जितने भी वन्य संसाधन हैं, जितने भी वन्य जीव हैं, जितने भी राजनीतिक सीमाएं हैं आपके अलग अलग देशों के साथ, उसके अंदर अगर समुद्री सीमाएं हैं तो समुद्र में 22 किलोमीटर तक, 22.2 किलोमीटर तक यानी 12 समुद्री मील तक आपके राष्ट्र की संपत्ति के रूप में जाना जाता है और आपके राष्ट्र की संपत्ति के रूप में उसे माना जाता है। आप बात समझ पा रहे हैं। जैसे कि आपने एक बात कॉमेडी में देखा होगा कि अगर आपके घर के पास
सोना निकलता है, चांदी निकलता है, पेट्रोल निकलता है, डीजल निकलता है, या आपके घर के पास कोई कोयलरी निकलती है या कोई खनिज तत्व निकलते हैं, तो वह खनिज तत्व, वह कोयलरी, वह संसाधन किसकी होती है? गवर्नमेंट की होती है। लेकिन अगर आपके घर के इर्द गिर्द अफीम, गांजा, चरस, भांग या कोई बम, विस्फोटक पदार्थ, इस तरह की कोई चीज़ें निकलती हैं या मिलती हैं, तो वह आपकी निजी होती हैं और उसके लिए आपके ऊपर सरकार क्या करती है? चालान काट देती है, आपको जेल भेज दिया जाता है। आप समझ गए? तो यही तरह की चीज़ें होती हैं। अंतर्राष्ट्रीय संसाधन की बात करते हैं। कुछ अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं संसाधनों को नियंत्रित करती हैं। तटरेखा से 200 समुद्री मील तक, देखिए 12 समुद्री मील तक आपका अपना अधिकार है, राष्ट्र की संपत्ति, लेकिन 200 समुद्री मील की दूरी अपवार्जक आर्थिक क्षेत्र जिसे कहते हैं, अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र के पूरे खुले महासागरीय संसाधनों पर किसी देश का अधिकार नहीं है। इन संसाधनों को अंतर्राष्ट्रीय संसाधनों की सहमति के बिना उपयोग नहीं किया जा सकता है। तो यहाँ तक आज हम लोग पढ़ लिए हैं। आगे पढ़ेंगे विकास के स्तर के आधार पर कौन से संसाधन होते हैं। कैसा लगा क्लास जरूर बताइएगा, ठीक है। फिर हम लोग मिलते हैं किसी और क्लास में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। जय हिंद।